नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 आपके अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि जो ये बुक है, बुक तो आपके पुराना है, लेकिन इसके जो करंट अफेयर है उसे हमने अपडेट कर दिया है आज के ट्रेंड के हिसाब से। तो इसे बोल सकते हैं कि ये नया सेट है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटी है वो तो चेंज होता नहीं है। तो इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पुराना सेट था और इसमें हमने जो है 30 करंट अफेयर आपके अपने से नया जोड़ा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया है? तो समर्थन किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये आया कब था? तो 1878 में आया था। इसे लाया था लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन इसे लाया था और इसे समाप्त कौन करता है? तो लॉर्ड रिपन इसे समाप्त करता है। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसका समर्थन किस अखबार के द्वारा किया गया था? तो पायनियर अखबार के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ? तो आपको याद रखना है कि पहला अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध जो है कब होता है? तो 1775 से 1782 तक चलता है पहला युद्ध। और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो वारेन हेस्टिंग्स होते हैं, वारेन हेस्टिंग्स होते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध होता है। तो पहला तो आप देख चुके हैं 1775 से 82 के बीच में। दूसरा होता है आपके 1803 से 1806 तक होता है और तीसरा 1817 से 18 तक चलता है। तो इसका आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? जो उस्ताद मंसूर हैं ये किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। साथ ही और भी चित्रकार हैं, इनका नाम याद रखिएगा। आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, ये सारे आपके जहांगीर के दरबार में थे। आपसे पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासन के शासनकाल को बोला जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है। अगर बोला जाएगा स्थापत कला का स्वर्णिम युग किस मुगल शासक के शासनकाल को बोला जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को बोला जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। एक चित्रकला का स्वर्ण काल है तो एक स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक माधवाचार्य थे, ठीक है, माधवाचार्य थे। जबकि अगर पूछा जाएगा ये तो द्वैतवाद है, द्वैतवाद इसके जो ये सिद्धांत है, द्वैतवाद जो सिद्धांत है इसके संपादक कौन है, प्रतिपादक कौन है? तो आपको याद रखना है निम्बका आचार्य थे, ठीक है। उसके बाद शंकराचार्य के बारे में याद रखिएगा, ये जो है अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की है? दीवान एक कोही विभाग ये क्या था? ये कृषि विभाग है। इसकी स्थापना MBT के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था ये पूछा जाएगा आपसे। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था 1194 में। और इसमें जो जयचंद्र है इसकी हार हो जाती है और जो मोहम्मद गौरी है ये विजय होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है और मोहम्मद गौरी भाग जाता है। उसके बाद 1192 में जो है तराइन का सेकेंड युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? जो लोहार वंश है ये कश्मीर का वंश है। तो लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज था। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो किसके द्वारा बताया गया है? ये बताया गया है तारानाथ के द्वारा बताया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्र घात भी बोला जाता है। बिंदुसार को जो है
अमित्र घात बोला जाता है। और साथ ही आपको याद रखना कि इनका संबंध मौर्य वंश से इनका संबंध है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, जबकि अशोक के पिताजी हैं, जबकि ये अशोक के फादर हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो तंजौर में स्थित है। ठीक है, तंजौर में स्थित है। तंजौर वर्तमान में आपके तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, वर्तमान में जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और जो बृहदेश्वर मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है दो भाग में विभाजित हो गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में इस समय शासक कौन थे, तो इस समय शासक थे अजात शत्रु। द्वितीय कहाँ पर होता है, तो द्वितीय होता है वैशाली में। ठीक है, वैशाली में, और इस समय शासक थे कालाशोक। तीसरा होता है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में होता है तीसरा, और इस समय शासक अशोक थे, शासक अशोक थे। चौथा आपके होता है कुंडलबन, कुंडलबन जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, कुंडलबन जम्मू कश्मीर में, और इस समय शासक कनिष्क थे, इस समय शासक आपके कनिष्क थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सबसे पहले जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हैं कौन, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है संभवनाथ, संभवनाथ उनका नाम है। और पूछा गया कि जो संभवनाथ हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। जो जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो साढ़ है। उसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर हैं। ठीक है, महावीर हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है महावीर का, तो महावीर जी का सिंह है। ठीक है, सिंह, इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो वेद है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो कौन सा वेद करता है, ये करता है आपके अधर्म वेद करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस से प्राप्त होता है, किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। जो भीतरी स्तंभ लेख है ये किसका है, तो इसका संबंध है स्कंदगुप्त से, इसका संबंध है स्कंदगुप्त से इसका संबंध है। जो हाथी गुफा अभिलेख है इसके बारे में याद रखिएगा, इसका संबंध कलिंग के खारवेल शासक से है, कलिंग के खारवेल शासक से इसका संबंध है हाथी गुफा अभिलेख का। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो विवाह नहीं करती थी उन्हें क्या बोला जाता था, तो उन्हें अमाजु बोला जाता था, उन्हें जो है अमाजु बोला जाता था। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो बुध ग्रह का विशिष्ट गुण जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र होना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा, ये अपना सूरज है। ठीक है, ये अपना सूरज है। सूरज के सबसे नज़दीक में कौन है, तो सूरज के सबसे नज़दीक में आपके बुध है। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। ठीक है, पृथ्वी के बाद मंगल है। तो इसमें जो सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध आपके सबसे नज़दीक है सूरज के। आपके यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है। तो ये चार ग्रह के बारे में याद रखिएगा, ये चारों ग्रह जो है आंतरिक ग्रह हैं। ये चारों ग्रह क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और ये चारों ग्रह का निर्माण जो है चट्टानों से हुआ है। ये चारों ग्रह का निर्माण आपके चट्टान से हुआ है। मंगल के बाद आपके आ जाता है क्षुद्र ग्रह, और उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आ जाता है। तो जो आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये आपके तरल से बना हुआ है, जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आपके चट्टान से बना हुआ है, इसे नोट कीजिएगा। और जो बाकी इसके बाद जो चार ग्रह हैं उसे बाहरी ग्रह बोला जाता है, जबकि ये चार जो आपके जो क्षुद्र ग्रह है इसके अंदर है, इसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को बोला जाता है,
तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है। एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कोलिन्स ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। ठीक है, जापान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक नहीं है? इसमें से कौन सा देश आपके जो है लैंड लॉक नहीं? तो देख लीजिए, लाओस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान लैंड लॉक है, जबकि थाईलैंड आपके लैंड लॉक नहीं है। थाईलैंड की सीमा आपके समुद्र से लगता है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है? तो कजाकिस्तान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध जो है किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि नील नदी पर स्थित है आसवान बांध। ये जगह कहाँ पर गिरता है? तो भूमध्य सागर में गिरता है। और कहाँ से निकलता है नील नदी? तो आपको याद रखना है विक्टोरिया झील से निकलता है। विक्टोरिया झील से निकलता है और विक्टोरिया झील के ऊपर से ही जो विषुवत रेखा गुजरता है। ठीक है, और एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा कहाँ से गुजरता है? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। लिम्पोपो नदी के बारे में याद रखिएगा कि इसे मकर रेखा 2 बार काटता है। और जो कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाबा बोदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जो बाबा बोदन की पहाड़ी है ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो देखिए, मूसी, कोयना, दूधगंगा, ये तीनों आपके कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जलंगी के बारे में याद रखिएगा कि ये हुगली की सहायक नदी है। ये हुगली की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून के कारण होता है? तो आपको याद रखना कि भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है ये आपके होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है, यहाँ पर वर्षा किस कारण होता है? तो लौटती मानसून के कारण ठंडी के दिनों में यहाँ पर वर्षा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो जोड़ लीजिए, ये आपके बांग्लादेश है। ठीक है, इधर ये आपके पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद असम है, यहाँ पर आपके बीच में आ जाएगा मेघालय, फिर से इधर असम आ जाएगा, और यहाँ पर आपके त्रिपुरा है और आपके ये मिजोरम है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो जाएगा इसका आंसर, 5 है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? तो फिर से देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो 5 जो राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगता है, और कितना किलोमीटर लगता है? तो 4096 किलोमीटर लगता है। देखिए, अपने जो नेक्स्ट जीके कंप्लीट चैनल है, यहाँ पर मैपिंग का 2 वीडियो अपलोड किया गया है। जो उसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, आपका सारा जो बेसिक कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? तो भारत एवं चीन के बीच में जो है जो मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण 1914 में किया गया है। उसके बाद है रेड क्लिफ रेखा के बारे में याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और जो डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है डूरंड रेखा है। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है कि ये आपके आता है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो स्थलीय सीमा की कुल जो लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106.7 किलोमीटर ये घटना चक्र में दिया गया है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है। और साथ ही आपको याद रखना है कि चीनी तकनीकी संस्थान ये भी आपके कानपुर में ही स्थित है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई है, सीमा सुरक्षा बल इसकी स्थापना 1965 में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ITBP है इसकी स्थापना 1962 में किया गया है, ITBP इसकी स्थापना जो 1962 में किया गया है। और जो CRPF है, CRPF इसकी स्थापना 1939 में किया गया है। NSG इसकी स्थापना 1984 में किया गया है। SPG इसकी स्थापना जो है 1988 में किया गया, 1988 में किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किसके द्वारा किया गया है, तो टांसले के द्वारा किया गया है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है तारापुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर परमाणु रिएक्टर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद है काकरापारा, ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में याद रखिएगा कि गुजरात में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। रावत भाटा, जो रावत भाटा है ये आपके राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कैगा कहाँ पर स्थित है, तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। और उसके बाद याद रखना कि कलपक्कम ये कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। आपको याद रखना ये सारे आपके परमाणु रिएक्टर हैं, सारे आपके परमाणु रिएक्टर हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया है, तो 1980 में पारित किया गया है वन संरक्षण अधिनियम को। उसके बाद आपको याद रखना 1986 में क्या पारित किया गया है, तो 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। और वन के जीव के संरक्षण के लिए अधिनियम का पारित किया गया है, तो 1972 में पारित किया गया है। वन के जीव के लिए संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया है 1972 में, ठीक है। जबकि 1980 में वन संरक्षण पारित किया गया है और 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण पारित किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो रोम में स्थित है। रोम किस देश की राजधानी है, तो इटली की राजधानी आपके रोम है, ठीक है। इटली की राजधानी आपके रोम है। राजनीति की रपटीली राह पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी इस बुक के लेखक हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। पहली बार पंचायत 1959 में लागू किया गया था राजस्थान के नागौर में, और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और साथ ही आपको याद रखना कि पंचायती राज को जो है कानूनी मान्यता कब दिया गया है, तो 1992 में दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से कहीं कहीं पर आपको 1993 लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि 1992 में आपके बिल आया था, लेकिन पूरी तरीके से फाइनल हुआ था 1993 में, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है, तो चावल का 3 रुपया है और गेहूं का आपके 2 रुपया प्रति किलो है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो सरकार के द्वारा इसे फ्री कर दिया गया है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है किसके अध्यक्षता में हुआ है, तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ है। और कब हुआ है, तो 1949 में हुआ, 1949 में हुआ है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो है किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है। तो देख लीजिए, शिक्षा,
प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, जबकि जनसंख्या को शामिल किया नहीं जाता है। ठीक है, जनसंख्या को शामिल किया नहीं जाता है। और आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलता है? तो 1951 से 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चलता है। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक दृष्टि से जो है विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद रखना है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि प्रथम में आता है और सेवा आपके तृतीय में आता है। ठीक है, सेवा आपके तृतीय में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो उपराष्ट्रपति का पद है आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और साथ ही आपको याद रखना कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और महाभियोग जो है किस आर्टिकल में है? तो महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 में आपके महाभियोग दिया गया है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा दी जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। पहला अनुसूची में स्टेट और यूटी के बारे में लिखा गया है। दूसरा वेतन भत्ता के बारे में लिखा गया है। तीसरा में शपथ के बारे में लिखा गया है। चौथा में राज्यसभा में सीट के बारे में लिखा गया है। राज्यसभा में सीट के बारे में लिखा गया है। 10वीं अनुसूची के बारे में याद रखिएगा, दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। 11वां अनुसूची में पंचायत है। 12वां अनुसूची में नगर निगम है। भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता को जो है 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है और 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो आपको याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है जो शिक्षा के अधिकार है किस आर्टिकल में इसे शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21(1) में इसे शामिल किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अनुच्छेद 49 में वर्णित है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद क्रमशः क्या है? तो आपको याद रखना कि जो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में हैं 15वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति आपके 14वें नंबर के। से नोट कर लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति 15वें नंबर के और उपराष्ट्रपति आपके 14वें नंबर के हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। ठीक है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो गाडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। गाडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। वर्तमान में भारत के 11 राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? तो मनोज सोनी है। ठीक है, पंचायती राज
संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? इसमें से किसका मिलान आपकी गलत है? तो देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, JBK राव समिति 1985 में आया था, LM सिंघवी समिति 1988 में आया था, ये आपके गलत है, 1986 में आया था, 1986 में आया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। उसके बाद है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं। फिर से बोलते हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस है। और भारत का क्या है? तो भारत का हॉकी है। क्रिकेट मत मारिएगा, हॉकी है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता? तो पहली बार स्वर्ण पदक 1928 में भारत जीतता है, 1928 में जीतता है एम्स्टर्डम ओलंपिक में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हॉकी में जीता जाता है, इसे ध्यान से याद रखिएगा कि हॉकी में जीता जाता है। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? इसे 21 से हिसाब कर लीजिए 2023। ठीक है, 2023 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो कुल 106 व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है, 9 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है और 91 व्यक्ति को जो है पद्म श्री दिया गया है, पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है नेक्रोसिस बोला जाता है। ठीक है, नेक्रोसिस बोला जाता है। इसे आप दोबारा ध्यान से पढ़िएगा कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो नेक्रोसिस बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो एक्स और वाई दर्शाता है, एक्स और वाई दर्शाता है। महिला में केवल आपके एक्स होता है और पुरुष में एक्स और वाई दोनों होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों हैं। जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी किसे बोला जाता है? कि जो भी जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें स्तनपायी बोला जाता है। तो इसमें चूहा, चमगादड़ स्तनपायी है, जबकि शार्क जो है एक मत्स्य है। ठीक है, शार्क आपका जो है क्या है? एक मत्स्य है। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं, एक आगे, एक पीछे, 2 बीच में, एक राइट और एक लेफ्ट में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असमान घटक है? इसमें से कौन जो है मानव मूत्र का एक असमान घटक है? तो एल्ब्यूमिन जो है मानव मूत्र का एक असमान घटक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है यकृत है, लीवर है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर इसे आप लोग जो है पावर बराबर V² बराबर R करके सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा डी
ठीक है, 15,000 वाट इसका आंसर आ जाएगा। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है, इसका पीछे क्या कारण है, तो इसका पीछे कारण है आसंजक बल। ठीक है, आसंजक बल इसका पीछे कारण है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो बारिश का पानी होता है वो गोल किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और नहीं चिपकता है किसके कारण, तो असंजक बल के कारण होता है। अगर चिपक जाता तो उसमें ससंजक बल काम करता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो 24 घंटा होता है। ठीक है, 24 घंटा होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर आपकी गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण है ये बहुत ही कम है। पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अगर गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा तो घड़ी की सुई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है, तो जो एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए दो आपके समतल दर्पण है और बीच में कोई वस्तु रखा जाता है तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनता है, इसका जो है अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णद्धता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका अभी तक कोई इलाज निकला ही नहीं है। जो मार्क जुकरबर्ग हैं उन्हें भी वर्णद्धता नामक रोग है। ठीक है, उन्हें भी जो है वर्णद्धता नामक रोग है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, इसमें से कौन जो आपका एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, तो आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो अस्टेशियम के द्वारा लाल रंग दिखाई देता है। अस्टेशियम के कारण जो इसमें लाल रंग दिखाई देता है, जबकि बेरियम के कारण जो है हरा रंग दिखाई देता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विलेन भी कहा जाता है, तो समांगी मिश्रण को विलेन भी बोला जाता है। एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो एल्युमिनियम को जो एल्युमिनियम है उसे किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है। विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, इसमें से कौन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो आपको याद रखना है कि लाइकेन जो है लाइकेन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। और लाइकेन का निर्माण जो है शैवाल और कवक के मिलने से होता है, शैवाल और कवक के मिलने से होता है। किस संस्था द्वारा जो है 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है, तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, इस सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। इंग्लिश प्रीमियम लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। साथ ही फीफा के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि सबसे अधिक फीफा का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो 5 बार जो है ब्राज़ील के द्वारा जीता गया है। जो अर्जेंटीना है कितने बार जीतता है, तो अर्जेंटीना आपके 3 बार जीतता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। फ्रांस 2 बार जीतता है, अर्जेंटीना आपके 3 बार, फ्रांस जो है आपके 2 बार जीतता है। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है, तो उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम आपका बेल्जियम है। ठीक है, देश का नाम क्या है, बेल्जियम है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क के मेयर के रूप में चुना गया है, तो चुना गया है सुनील चोपड़ा को चुना गया है। किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है, तो ये आपके शामिल किया गया है कैप्टन अभिलाषा बराक को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 21 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किया गया है, आप सभी को पता है कि जो प्रगति मैदान कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में प्रगति मैदान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास
रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है। तो गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है, गीतांजलि श्री को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी आई है और बहुत से एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। गुजरात के नए सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक है, गुजरात के नए सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के नए सीएम हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल जो हैं छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। उसके बाद है आपका राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। उसके बाद है आपका तमिलनाडु। इसके सीएम कौन है? तो स्टालिन है। कौन है? स्टालिन है। गोवा कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं गोवा के। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो झारखंड राज्य को चुना है। झारखंड राज्य को चुना है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक जो है 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो रखा है 2030 तक। 2030 तक रखा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत जो है सौर चक्र से सम्मानित किया गया है। सौर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी है? तो कहाँ पर रखा गया है? आंध्र प्रदेश राज्य में रखा गया है। आंध्र प्रदेश के कन्नूर में रखा गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कन्नूर में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है? तो चेक गणराज्य में खोला गया है। चेक गणराज्य में खोला गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो गुजरात राज्य में खोला जाएगा। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सुपर नोवाज के द्वारा जीता गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता जो है बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में लगाया है। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में लगाया है। निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित जो है योजनाओं के संबंध में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए, महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। समर्थ नामक एक गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी ठीक है। खेतीहर मजदूरों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक सम्मिलित हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो इसमें आपको याद रखना है, जो शुरू किया गया है तो कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में शुरू किया गया है। किस शहर में? तो जैसलमेर शहर में। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला
पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। ठीक है, कोलकाता बन गया है। किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा को जो है दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध केनिया देश से, केनिया के अफ्रीका का देश है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जो है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो जो बालिका सशक्तिकरण मिशन है इसकी शुरुआत एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा, यहाँ पर लिख देते हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध भारत के असम राज्य से है। और आपको याद रखना है कि भारतीय जीव विज्ञानी है, भारतीय जीव विज्ञानी है। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा इसे। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बिल्कुल ठीक है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है, तो ये भी ठीक है। तो दोनों कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? कोलकाता शहर में किया है। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? जो नई रोशनी है इसका संबंध अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को सम्मानित किया गया है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में जो है पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने जो है कांस्य पदक जीता है। तो टोटल इस वीडियो में 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।